दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस नावल को लिखा है एक इंडियन राइटर अरुंधति रॉय ने। दोस्तों ओरिजिनली इस नावल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था और इसको पब्लिश करवाया गया था 15 मार्च 1997 को, और इसी साल इस वर्क को बुकर प्राइज भी मिला था। तो आइए दोस्तों अब हम इस नावल की समरी को डिस्कस करते हैं। दोस्तों इस नावल की शुरुआत होती है एक दुर्भाग्यशाली महिला से जिसका नाम था अमू। अमू को अपने पूरे जीवन भर न जाने कितने दुखों और संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अम्मू अपनी पूरी फैमिली के साथ केरल के एक टाउन एमिनेम में रहती थी। अम्मू के घर में उसके पिता पप्पा जी और उसकी माँ मम्मा जी रहती थी। उसका एक भाई भी था जिसका नाम था चैको। अम्मू के घर में उसकी एक रूड और जलस आंट भी थी, बेबी को चम्मा। अम्मू का बचपन दुखों से भरा हुआ था। उसके पिता उसकी माँ को बात बात पर पीटते थे। अम्मू के पिता उसकी माँ को पीतल के फूलदान से पीटते थे। ये देखकर अम्मू डर जाती थी और उसे अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। एक बार अम्मू के पिता गुस्से में उसके नए जूते को फाड़ देते हैं, जिसके बाद अम्मू को बहुत बुरा लगता है। अम्मू के घर वाले उसको पढ़ाने के भी पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उसके पिता को ऐसा लगता था कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि पढ़ाई लिखाई घर के लड़कों के लिए बनी है। अम्मू के भाई का एडमिशन किसी कॉन्वेंट स्कूल में करा दी जाती है, लेकिन अम्मू की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों अम्मू अपने दुखी जीवन से तंग आकर अपने माता पिता के घर को छोड़कर कलकत्ता भाग जाती है। कलकत्ता जाने के बाद अम्मू किसी चाय के बागान में काम करने लगती है। वहाँ पर काम कर रहे एक सुपरवाइज़र को अम्मू पसंद करने लगती है। सुपरवाइज़र भी अम्मू को पसंद करता था। कुछ ही समय बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अम्मू को एक बेटा और एक बेटी भी होती है। उसकी बेटी का नाम था राहेल और उसके बेटे का नाम था इस्था। कुछ समय बाद अम्मू को ये महसूस होता है कि उसने शादी का गलत डिसीजन लिया था, क्योंकि उसका हस्बैंड शराबी था और उसके चरित्र भी अच्छे नहीं थे। एक बार अम्मू का हस्बैंड उससे कहता है कि मेरा बॉस मिस्टर होलिक मुझसे नाराज है और वो मुझे नौकरी से निकाल देगा, इसलिए तुम्हें उसके साथ सोकर उसकी काम वासना को शांत करना पड़ेगा ताकि मेरी नौकरी बच जाए। ये चीज़ सुनकर अम्मू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके हस्बैंड ने अपने फायदे के लिए उसे किसी और के साथ सोने के लिए कहा था। अपने हस्बैंड के इस रवैये को देखकर अम्मू बहुत नाराज होती है। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर एमिनेम चली आती है। अम्मू जानती थी कि उसके माता पिता उससे नाराज हैं, क्योंकि वो घर से भाग गई थी। घर से भागने के बाद अम्मू ने एक बार अपने पेरेंट्स को लेटर भी लिखा था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए अम्मू पहले से ये बात जानती थी कि उसके घर वाले उससे नाराज होंगे, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने घर लौट कर चली जाती है। अम्मू जब अपने घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप उसकी इंसल्ट करते हैं, साथ ही वो सभी उसको नेगलेक्ट भी करते हैं। अम्मू को इस बात से ज़्यादा बुरा लगता है कि उसके बच्चों को भी वो सब नेगलेक्ट करते हैं। अम्मू को अपने बच्चों के बारे में सोचकर बुरा लगता है। अम्मू को ज़्यादा बुरा तब लगता है जब उसके माँ बाप के अलावा उसका भाई चैको भी उसको नेगलेक्ट करता है। इसके अलावा बेबी को चम्मा हर वक्त अम्मू को बुरा भला कहती थी। कुछ समय बाद अम्मू का भाई चैको ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है। विदेश जाने के बाद चैको किसी मार्गरेट को चम्मा नाम की लड़की को पसंद करने लगा था। ये मार्गरेट किसी कॉफी हाउस में काम करती थी। धीरे धीरे मार्गरेट भी चैको को पसंद करने लगती है। दोनों साथ में घूमने जाया करते थे। उन दोनों के बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गई थी कि जल्दी ही उन दोनों ने शादी कर ली। मार्गरेट के माँ बाप ये नहीं चाहते थे कि मार्गरेट चैको से विवाह करे, क्योंकि चैको एक इंडियन था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इसलिए उन दोनों ने शादी कर ली और एक अलग फ्लैट लेकर दोनों साथ साथ रहने लगे। कुछ दिनों तक तो उनकी लाइफ अच्छी चलती है, लेकिन बाद में उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चैको उस समय तक बेरोजगार हो चुका था और शादी के बाद मार्गरेट ने भी कॉफी हाउस में काम करना बंद कर दिया था। अब इस आर्थिक तंगी के बीच दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगते हैं और दोनों के बीच प्यार भी कम होने लगता है। मार्गरेट सोचती है कि अब उसे कोई काम करना चाहिए। कुछ दिनों बाद ही चैको को नौकरी मिल जाती है भारतीय चाय बोर्ड में, जिसके लिए उसे शिप पर काम करना पड़ता है। चैको के शिप पर जाने के बाद मार्गरेट की मुलाकात जो नाम के एक बायोलॉजिस्ट से होती है। जो और मार्गरेट में दोस्ती बढ़ जाती है। मार्गरेट ये नोटिस करती है कि जो में चैको से कहीं ज़्यादा खूबियाँ हैं और जो चैको की तुलना में बेहतर इंसान है। कुछ दिनों बाद मार्गरेट एक बच्ची को जन्म देती है, जिसका नाम वो सोफी मोल रखती है। बच्ची के जन्म के बाद मार्गरेट चैको से तलाक ले लेती है और जो के साथ रहने लगती है। तलाक के बाद चैको अपनी बेटी सोफी मोल को लेकर इंडिया वापस लौट आता है अपने घर। तलाक होने के बाद भी चैको और मार्गरेट दोनों अच्छे दोस्त बने रहते हैं। लेटर के जरिए दोनों अपने जीवन के बारे में एक दूसरे से बातें साझा करते थे। कुछ दिनों के बाद लेटर के जरिए मार्गरेट चैको को बताती है कि जो की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। जो के मरने के बाद मार्गरेट अकेली पड़ जाती है। चैको उसको लेटर के जरिए अपने पास बुलाने को कहता है, लेकिन मार्गरेट और उसकी सहेलियां इस बात के पक्ष में नहीं थी कि मार्गरेट दोबारा से लौटकर अपने पुराने पति के पास जाए।
दोस्तों अब तक अम्मू के पिता पप्पा जी की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी माँ अम्मा जी अब अंधी हो चुकी थी। अब पूरे घर पर बेबी कुचम्मा का कंट्रोल हो गया था। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बेबी कुचम्मा इतनी रूड क्यों है और उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। दरअसल बेबी कुचम्मा आयरलैंड के एक सुंदर पादरी फादर मुलिगन को पसंद करती थी। फादर मुलिगन मद्रास से केवल 1 साल के लिए केरल आया था। वैसे तो फादर मुलिगन केरल में केवल चर्च के लिए आया था, लेकिन बाद में उसने हिंदू ग्रंथों के बारे में भी स्टडी किया। बेबी कुचम्मा फादर मुलिगन के प्यार में इतनी पागल थी कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो रोमन कैथोलिक बन गई। लेकिन अंततः वो फादर मुलिगन को नहीं पा सकी। कुछ समय के बाद फादर मुलिगन वहां से चला जाता है। बेबी कुचम्मा को बहुत दुख होता है। फादर मुलिगन के द्वारा इस तरह से नेग्लेक्ट किए जाने के बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब वो कभी शादी नहीं करेगी और तभी से वो रूड रहने लगी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से वो अम्मू और उसके बच्चों के साथ रूडली बिहेव करती है। अम्मू के दोनों बच्चे और चेको की बेटी सोफी मोल सभी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग साथ साथ रहते हैं और साथ में ही खेलते थे। अम्मू के घर के पीछे एक चाय की फैक्ट्री थी जो उसी के परिवार से संबंधित थी। चेको उस अचार की फैक्ट्री की देखभाल करता था। एक दिन नदी के पास खेलते हुए चेको की बेटी सोफी मोल डूबकर मर जाती है, जिसके बाद चेको को बहुत बुरा लगता है। चेको लेटर के जरिए ये बात मार्गरेट को बताता है। मार्गरेट भी बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि उसे अपनी बेटी को चेको के साथ इंडिया भेजना ही नहीं चाहिए था। अपनी बेटी सोफी मोल के मर जाने की वजह से चेको बहुत नाराज होता है। वो अम्मू के दोनों बच्चों पर गुस्सा करता है और उन्हें थप्पड़ भी मार देता है। लेकिन सोफी मोल के मरने में अम्मू के बच्चों का कोई दोष नहीं था। कुछ समय के बाद अम्मू की मुलाकात वेलुथा नाम के एक व्यक्ति से होती है। वैसे तो वेलुथा छोटी जाति से संबंध रखता था, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली था और उच्च चरित्र का व्यक्ति था। वेलुथा हर तरह के इलेक्ट्रिक डिवाइस की मरम्मत कर लेता था। साथ ही वो फर्नीचर का काम भी अच्छी तरह से करना जानता था। वेलुथा भले ही अछूत था, लेकिन वो एक प्रतिभाशाली कलाकार भी था। वेलुथा अम्मू के बच्चों का भी अच्छा ध्यान रखता था, उन दोनों के साथ समय बिताता था, उनको कहानियाँ भी सुनाता था। अम्मू और वेलुथा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी हो जाता है, लेकिन उनका ये मधुर संबंध बहुत दिनों तक नहीं रह पाता। बेबी कुचम्मा को उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद बेबी कुचम्मा पुलिस में कंप्लेन कर देती हैं वेलुथा के खिलाफ। बेबी कुचम्मा अम्मू को एक कमरे में बंद कर देती है, उसे गालियाँ देती है और मारती भी है। बेबी कुचम्मा अम्मू से कहती है कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है छोटी जाति के व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करके। वेलुथा बीच बचाव करने के लिए बेबी कुचम्मा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन बेबी कुचम्मा उसके मुंह पर थूक देती है और उसे वहां से भगा देती है। बेबी कुचम्मा अम्मू के बच्चों को भी अम्मू से नहीं मिलने देती और पुलिस स्टेशन जाकर वेलुथा के खिलाफ झूठा केस लगाती है। बेबी कुचम्मा वेलुथा पर यह आरोप लगाती है कि वेलुथा ने बलात्कार किया है, साथ ही उसने सोफी मोल की हत्या भी की है। पुलिस के लोग वेलुथा की छानबीन करते हैं। पकड़े जाने के बाद वो वेलुथा को जेल में बंद कर देते हैं और उसकी बहुत पिटाई करते हैं। वो सभी वेलुथा को इतना मारते हैं कि उसकी पसलियाँ टूट जाती है, साथ ही इसकी खोपड़ी भी कई जगह से फट जाती है। इतनी बुरी तरह से पीटे जाने के बाद वेलुथा की मौत हो जाती है। वेलुथा के मरने के बाद पुलिस के लोग भी डर जाते हैं, क्योंकि अभी तक वेलुथा के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिले थे। पुलिस के लोग बेबी कुचम्मा से कहते हैं कि हमें एविडेंस चाहिए। इस पर बेबी कुचम्मा पुलिस वालों से कहती है कि अम्मू के बच्चे वही कहेंगे जो मैं उनसे कहलवाना चाहूंगी। बेबी कुचम्मा इस्ता और राहेल को धमकी देती है कि जेल में जाकर तुम्हें वेलुथा के खिलाफ गवाही देनी है, नहीं तो तुम्हारी माँ भी जेल जाएगी। बेबी कुचम्मा के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद इस्ता और राहेल बुरी तरह से डर जाते हैं। वो दोनों अपनी माँ को नहीं खोना चाहते थे, क्योंकि वो लोग पहले ही वेलुथा को खो चुके थे। वेलुथा बहुत अच्छा इंसान था। इस्ता और राहेल दोनों को वो बहुत प्यार करता था। इस्ता राहेल भी वेलुथा को बहुत प्यार करते थे। वो लोग कुछ भी वेलुथा के खिलाफ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन वो दोनों मजबूर थे। अपनी माँ को बचाने के लिए वो लोग पुलिस के सामने वेलुथा के खिलाफ गवाही दे देते हैं। दोस्तों इस तरह से एक सच्चे और ईमानदार वेलुथा की हत्या कर दी जाती है और उसे कोई न्याय भी नहीं मिलता, क्योंकि वो छोटी जाति का था। निर्दोष होने के बाद भी वेलुथा को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसका दोष बस इतना था कि वो अम्मू से प्यार करता था। वेलुथा की मौत की खबर सुनने के बाद अम्मू का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो बहुत चिल्लाती है और बहुत रोती है, क्योंकि वो भी वेलुथा से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों अम्मू अपने प्रेमी वेलुथा के लिए न्याय चाहती थी, इसलिए वो अचार के फैक्ट्री के मजदूरों के साथ पुलिस स्टेशन जाकर वेलुथा के हत्या के खिलाफ आवाज़ उठाती है। साथ ही वो बेबी कुचम्मा के दुष्कर्मों के खिलाफ भी आवाज़ उठाती है, जिसके बाद बेबी कुचम्मा अम्मू के भाई चेकू को अम्मू के खिलाफ भड़का देती है। वो चेकू से कहती है कि तुम्हारी बेटी सोफी मोल की मौत की जिम्मेदार अम्मू भी है। बेबी कुचम्मा के द्वारा भड़काए जाने के बाद चेकू अम्मू से कहता है कि अम्मू अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाए।
अम्मू अपने दोनों बच्चों के साथ कहीं दूर जाने का सोचती है। वो सोचती है कि वो एक स्कूल बनाएगी जिसमें उसके बच्चे भी पढ़ेंगे और अब वो अपना जीवन अपने बच्चों के लिए जिएगी। लेकिन अम्मू को हमेशा बेलुथा की याद आती थी और वो सोचती है कि बेलुथा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे अच्छे से समझता था। बेलुथा हमेशा अम्मू को दिखाई पड़ता था जैसे वो अकेले नदी में तैर रहा हो। अम्मू भी ऐसा सोचती थी कि वो बेलुथा के पास चली जाए। 31 साल की उम्र में अम्मू की मृत्यु हो जाती है जब उसकी बेटी राहेल करीब 11 साल की थी। पूरे जीवन अम्मू को कष्ट झेलना पड़ा था और हमेशा उसने सामाजिक अन्याय का सामना किया और उसको सहन किया। उसके परिवार वाले हमेशा अम्मू का उत्पीड़न करते थे। उसके बच्चों को भी वो नेगलेक्ट करते थे। बेबी कुचम्मा हमेशा अम्मू को और उसके बच्चों को परेशान किया करती थी। वेलुथा की मौत ने भी अम्मू को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था, जिसके बाद अब वो जीना भी नहीं चाहती थी और वेलुथा के पास जाना चाहती थी। भले ही अम्मू और वेलुथा की जातियों में ऊंच नीच का फर्क था, लेकिन उन दोनों के प्यार ने उनकी आत्माओं को एक कर दिया था। मरने के बाद अम्मू बेलुथा के पास चली जाती है जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए थे।